हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोशिका की संरचना एवं कार्य। यह हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस की साइंस और टेक्नोलॉजी अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र की इकाई 3 है। इकाई 3 में यह दूसरा टॉपिक चल रहा है जिसमें कोशिका की संरचना, या आप देख सकते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य। इस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपका आता है कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। तो अभी आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, अगर कोई एमसीक्यू आता है प्रीलिम्स में कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप इसमें रॉबर्ट हुक का नाम लिख दीजिएगा। अब बात आती है कि कैसे की थी, किसमें की थी, तो ये देखते हैं हम। तो ये की थी उन्होंने कार्क में। ठीक है, ये आपको कार्क दिख रहा है ना, तो इसमें कार्क में की थी। कार्क क्या होता है, जो पेड़ की जो तना होता है उसके ऊपरी जो छाल होती है, आप देख सकते हैं कि भूरी भूरी जो छाल होती है उसको कार्क कहते हैं। तो उस कार्क को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देखा तो कुछ ऐसी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। ये आप देख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना उन्हें पूरी दिखाई दी थी। तो ये जो मधुमक्खी के समान संरचना के छत्ते के समान संरचना जो आपको दिख रही है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ें हैं क्या। तो उन्होंने इन चीज़ों पे और रिसर्च की। तब उन्होंने देखा एक प्याज की जो ये झिल्ली दिख रही है आपको, ये प्याज की झिल्ली का एक कोशिका की संरचनाएं आपको दिख रही हैं। तो जब इन्होंने प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देखा तब उन्हें और ऐसी संरचनाएं दिखाई दी, पर थोड़ी अलग तरीके से थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो छोटी छोटी जो छत्ते के समान संरचनाएं दिख रही हैं, तो उन्होंने इसे कहा कोशिका। कोशिका का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो होता है छोटा सा कमरा। ठीक है, छोटे छोटे से कमरे के रूप में दिख रहे हैं आपको, जिससे पूरा मकान बन जाता है। छोटे छोटे कमरों से क्या बनता है, एक मकान बन जाता है। उसी प्रकार से छोटी छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर के एक पूरा अंग बनता है। तो इस तरह से उन्होंने एक खोजा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्याज की झिल्ली को देख सकते हैं, कोशिकाओं को कि केंद्र की कोशिकाएं हैं इसमें। तो इस तरह से उन्होंने ये खोज की। ठीक है, तो कहा कि उन्होंने किसमें की, कार्क में की थी इसकी खोज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। इसमें दिया है कोशिका के प्रकार। ठीक है, अब इसमें आपको कोशिका के प्रकार दिख रहे हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो ये होती हैं 2 प्रकार की, एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय। ठीक है, ये कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को विभाजित हम कर सकते हैं, जिसमें होते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। आप एक कोशिकीय जीव नाम से ही स्पष्ट है कि इन जीवों में केवल एक ही कोशिका पाई जाएगी। ठीक है, जो इनकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि संरचना का निर्माण भी वही करती है। एक संरचना जो है वो कोशिका ही बनाती है, और क्रियाएं जो हमारे शरीर में संचालित होती है वो भी कोशिका के अंदर ही संचालित होती है और उसके द्वारा ही संचालित होती है। अब एक कोशिकीय जीवों की बात की जाए तो इनका शरीर जो है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये वाले जो चीज़ें हैं, जो ये जीव हैं, वो हैं एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से भी शो करके रखा है। जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम के, ठीक है, तो ये जो है इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इन्हें जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तब ये कुछ इस तरह से संरचनाएं आपको दिखेगी। अब बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही नाम से स्पष्ट है इससे कि बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के जब कोई जीव बनता है तो इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन आते हैं, आपके जंतु आते हैं, पादप आते हैं, है ना। तो जितने भी आपके आसपास जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, चींटी हो गई, मकोड़े हो गए, तो ये सारे क्या है, बहुकोशिकीय जीव हो गए आपके, जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और इनकी संरचना जो है वो थोड़ी जटिल होती है ना। अब ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें क्या कोशिकाएं एक ही प्रकार की पाई जाती है, नहीं। जैसे एक कोशिकीय जीवों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, एक ही तरह की कोशिका होगी उसमें सारी, क्योंकि वो एक ही कोशिका से बने हैं। वैसे अगर बहुकोशिकीय जीवों की बात की जाए तो उसमें जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग अंगों का निर्माण करती है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनसे कई प्रकार के अंग बनते हैं। सबसे पहले कोशिका दी गई है चिकनी पेशी कोशिका। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकनी पेशी कोशिका को।
चिकनी पेशी कोशिका जो है वो पेशियों का निर्माण करेगी। ओके, सो ये वाली कोशिका पेशियों का निर्माण कर रही है। तो इसकी संरचना थोड़ी अलग है। किससे? रुधिर कोशिकाओं से। रुधिर कोशिकाओं को देखेंगे तो आप थोड़ी सी गोल होंगी, ठीक है, ये गोलाकार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलाकार है ये लोग। क्यों गोलाकार है? क्योंकि रुधिर कोशिकाओं की गोल होती है, क्योंकि उनमें एचबी होते हैं, ठीक है, आप पता होगा इसके बारे में, आगे मैं और बता दूंगी डिटेल में, ठीक है। तो रुधिर कोशिकाएं, तो जो रुधिर का निर्माण कर रही हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, जो तंत्र का पूरा निर्माण कर रही हैं। वैसे अस्थि कोशिकाएं हो गई है, अंडाणु हो गए हैं, शुक्राणु हो गए, वसा कोशिकाएं हो गई। तो ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं, और ये साइज में अलग अलग हैं, थोड़ी इनके शेप अलग अलग तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कोशिका का संगठन। अगर हम कोशिका की संरचना की बात की जाए तो कोशिका संरचना में ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं आपके लिए, ठीक है। तो कोशिका जो है बहुत छोटी सी दिखती है, भले ही वो सूक्ष्मदर्शी से आपको, पर उसमें जो संरचनाएं हैं वो बहुत ही जटिल है। अगर आप एक एक संरचना को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोशिका की पूरी संरचना समझ में आ जाती है। सबसे पहले इसमें आती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली आती है सबसे पहले, इसके सबसे बाहरी आवरण का जो निर्माण करती है प्लाज्मा झिल्ली है। दूसरी चीज़ आती है आपकी केंद्रक। आप जब केंद्रक को देखते हैं तो जो पूरा मस्तिष्क होता है कोशिका का, ठीक है, जो पूरी कोशिकाएं हैं उसकी जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सारा केंद्रक ही संचालित करता है, उसे कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित करता है। तो कोशिका की जो मस्तिष्क है वो केंद्रक है। अब कोशिका के भीतर जो है द्रव्य भरा होता है जिसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको समझते हैं अच्छे से डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका की संरचना में सबसे पहला आता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। आप यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली को देख रहे होंगे कि प्लाज्मा झिल्ली में जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं या फिर उसको बढ़ाना हो तो आप NCERT 9th NCERT में आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरा उसको समराइज़ करके आपको दिया है कि प्लाज्मा झिल्ली में जो 3 पॉइंट्स दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है उसमें कोशिका का बाहरी परत है, ठीक है। ये क्या है? कोशिका की एक बाहरी परत है। कोशिका है उसकी सबसे बाहरी परत कौन सी है? आपकी प्लाज्मा झिल्ली। इसमें जो है ये बाहरी वातावरण जो होता है कोशिका के बाहर का वातावरण और कोशिका के अंदर का वातावरण या पदार्थ जो भी है जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, तो इनके मध्य जो है वो आवरण बनाने का काम कर रही है। जो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बाहरी आवरण जो कोशिका के बाहर है और कोशिका के जो अंदर का वातावरण है उन दोनों के बीच में जो है बैरियर का काम कर रही है, एक आवरण का काम कर रही है। अब पदार्थों का आदान प्रदान करना, तीसरी चीज़ हो गई है कि पदार्थों का आदान प्रदान करना। प्लाज्मा झिल्ली में जो है वो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वो पदार्थों का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान कैसा होगा कि जैसे कोशिका द्रव्य है, ठीक है, तो उसमें से कुछ पदार्थों को अगर उसे बाहर भेजना हो, ठीक है, कोशिका के बाहर भेजना हो तो प्लाज्मा झिल्ली है बीच में, तो कैसे भेजेगी? तो प्लाज्मा झिल्ली में छोटे छोटे से छिद्र हैं तो जिसके द्वारा वो क्या करेगी? पदार्थों का आदान प्रदान करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर ही ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जैसे ही हो गया ये कोई कोशिका है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। ये कोशिका भित्ति है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली को मैंने बताया है, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली जो है जो कोशिका के पूरे बाहरी आवरण को बना रही है, इसके भीतर वाले अंदर की जो है वो एक और आवरण होगा, एक और आवरण होगा जिसको बोलेंगे हम कोशिका भित्ति। पर क्या ये कोशिका भित्ति सभी जीवों में पाई जाएगी? नहीं, ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाएगी, ठीक है। जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें ही ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है। तो ये सेल्यूलोज जो है वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है जिसके कारण सेल्यूलोज की प्रकृति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। तो अब हम प्लांट्स को देखते हैं कि वो एक ज़मीन पर जड़ों के द्वारा पूरे आसमान के से फैले होते हैं, ठीक है। उनकी ऊंचाई जो है वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, तो वो सेल्यूलोज के कारण करते हैं। जो उनमें कठोरता है, जो संरचनात्मक जटिलता है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे संरचनात्मक जटिलता जो है वो आपको सेल्यूलोज से मिल जाएगी इसमें,
तो सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति क्या कर रही है, एक संरचनात्मक जटिलता प्रदान कर रही है कोशिकाओं को, जिससे क्या है कि एक जैसे जैसे कोशिकाएं बनती जाएगी, एक पौधे का निर्माण जैसे ही होता है तो वो अच्छे से खड़े रहेगा इस टाइम पे। अब हम देखते हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक जो है, अब कोशिका का जिसमें हमने मस्तिष्क को बोला था, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो हमारा हो गया है प्लाज्मा झिल्ली, और ये सेकंड है हमारा केंद्रक, ठीक है। तो अब केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि सारा काम जो है, वो जितनी भी क्रियाएं होती है कोशिकाओं में, उसका नियंत्रण करना, उसको मैनेज करना, उसको व्यवस्थित करना, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करके रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्रक के काम होता है। अब केंद्रक की आप अगर संरचना देखते हैं तो थोड़ी सी जटिल है इसकी संरचना। आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा ध्यान दे करके इसे देखिएगा कैसी होती है इसकी संरचना। तो इसकी संरचना में सबसे पहली चीज़ तो होती है केंद्रक की झिल्ली। केंद्रक झिल्ली का मतलब होता है जो केंद्रक के बाहर पाई जा रही है झिल्ली, ठीक है, जो उसके आवरण को बना रही है जो झिल्ली, तो वो झिल्ली जो है वो होती है दोहरी परत, ठीक है। दोहरी परत होती है, मतलब इसका ये है कि जो अगर कोई केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है, उसकी जो दोहरी परत है, दोहरी परत जो है वो दो परतों से मिलकर के बनी होती है। दोहरी परत होती है केंद्रक झिल्ली में। जैसे केंद्रक है, इसके चारों ओर ये पाई जा रही है, ठीक है, ये भित्ति, तो ये दोहरी परत होगी, ठीक है, इस तरह से ये दोहरी परत होगी, ठीक है, दो होगी परतें इसमें। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करेंगे, जैसे प्लाज्मा झिल्ली में छिद्र थे तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि कोशिका के अंदर के वातावरण और जो बाहरी वातावरण थे उसमें जो पदार्थों थे उनको आदान प्रदान करना, उनका परिवहन करना, इसका काम करती थी प्लाज्मा झिल्ली के जो छिद्र थे। वैसे ही केंद्रक झिल्ली में ही होगा। केंद्रक झिल्ली में जो छोटे छोटे से छिद्र होंगे वो केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होता है, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, उसे जो है वो कोशिका द्रव्य में, कुछ पदार्थों को कोशिका द्रव्य में भेजना और कुछ कोशिका द्रव्य के पदार्थों को अगर न्यूक्लियस में प्रवेश करवाना है तो वहाँ पर वो प्रवेश करवा सकता है। अब बात आती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो है वो केंद्रक में ही पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रक की ही एक संरचना का एक भाग है। जैसे केंद्रक झिल्ली जो है ये बाहरी आवरण हो गई। अब इसके अंदर जो भाग होता है बहुत ही जालीनुमा संरचना होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम भी। तो उसमें से सबसे पहला होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। ये दो भाग जो है इनसे वो बना होता है। डीएनए जो होता है वो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। डीएनए जो है बहुत सी जगह पे आपको डीएनए की स्ट्रक्चर मिल जाती है, तो इस तरह से ये डीएनए होता है, ठीक है। ऐसे डबल हेलिक्स होती है उसकी संरचना जिसमें वो होता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं डीएनए की, तो ये डीएनए है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो इनसे ही क्रोमोसोम बना होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमें इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ केंद्रक के बारे में पढ़ना है अभी। तो हम सिर्फ केंद्रक के जो पार्ट्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेते चलते हैं। तो अब इसमें डीएनए की बात अगर हम करते हैं, डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे आनुवांशिक सूचना। डीएनए जो है उसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है, ठीक है। आनुवांशिक सूचनाओं का मतलब क्या होता है, पेरेंट सेल है, डॉटर सेल है, ठीक है। तो पेरेंट सेल से कुछ सूचनाएं जो हैं वो अगर डॉटर सेल में जानी है तो किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी डीएनए के थ्रू। आप अगर देख सकते हैं डीएनए टेस्टिंग होती है डॉटर सेल्स से पेरेंट सेल, मतलब उसकी जांच करने के लिए डीएनए की जांचें जो होती है वो आनुवंशिक सूचना के आधार पर ही होती है। अगर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में वो आनुवंशिक सूचनाएं रहती है तो वो डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल से ही मिलकर बनी है, कि हमें पता चल जाता है। इसका निर्माण, संगठन, जो भी पूरा कोशिका का निर्माण करना होता है, संगठन जो भी करना होता है कोशिकाओं का, तो वो सारा चीज़ें जो है वो डीएनए कर देता है आपका, ठीक है। तो ये डीएनए का काम हो गया।
अब इसमें क्या होती है, जीन होती है जो निर्माण, संगठन करना, आनुवांशिक सूचनाओं को निहित करना। तो ये वाली सारी चीज़ें जो होगी वो सारी चीज़ें जीन में होती है। डीएनए जो है वो इस तरह से आपको पता होगा कि डबल हेलिक्स होता है, इस तरह से डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है जीन होती है, ठीक है, इस तरह से जीन होते हैं कुछ कुछ जगहों पे, सब जगह नहीं होते हैं डीएनए के, कुछ कुछ जगहों पर होते हैं जीन। अब ये जीन जो होते हैं वो क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है, जो भी आनुवांशिक सूचना करना है, निर्माण करना है, कुछ भी संगठन करना है, तो जीन में ही सारी चीज़ें कोड होती हैं, ठीक है। एक कोड के रूप में जीन में ही ये वाली चीज़ें सारी क्रियात्मक इकाई के रूप में काम करती हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि डीएनए को पूरा इस तरह से, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन जो होता है इस तरह से पूरा डीएनए इस पर वलित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपस में पूरा सा संगठित होकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन, ठीक है, तो क्रोमेटिन जो होता है वो एक जाल होता है, जाल नुमा, जैसे मकड़ी के जाल होते हैं उस तरह से क्रोमेटिन भी होता है। पूरा जाल नुमा संरचना होती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे जाल नुमा संरचनाएं आपको कुछ दिखाई देंगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे स्लाइड्स में और डिटेल में। तो क्रोमेटिन आप इतना समझ लीजिए, जो क्रोमेटिन होती है वो जैसे मकड़ी का जाल होता है उस तरीके की जाल नुमा संरचना होती है क्रोमेटिन की। और जब कोशिकीय जनन करना होता है, कोशिका विभाजन करना होता है, तब क्या होते हैं, जो क्रोमेटिन जाल होते हैं वो आपस में संगठित होकर के क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन से ही क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है तब कोशिकीय जनन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक ऊपर से हम बताएंगे कोशिकीय जनन को, इतना डिटेल में से नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कोशिका के बारे में हमें देखना है, उसकी संरचना देखना है, उसके कार्य देखना है, तो कोशिकीय जनन को समझना भी ज़रूरी है। पर इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा सा बता देंगे कि कोशिकीय जनन होता क्या है। तो कोशिकीय जनन जो है वो 2 प्रकार से होगा, ठीक है। कोशिकीय जनन जो है आपका होता है 2 प्रकार से, 2 टाइप्स का होता है कोशिकीय जनन। इसमें से एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जिसमें से समसूत्री विभाजन जो है उसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, हम समझ लेते हैं, ये एक न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें जो सेल है पूरी, ये सेल है पूरी, और ये वाली एक सेल है, ये वाली एक सेल है। तो ये पेरेंट सेल है हमारी, ये 2 डॉटर सेल्स हैं हमारी। तो जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में ये होगा कि जो पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और समसूत्री अर्थात जो क्रोमोसोम की संख्या जो पेरेंट सेल में होती है वही क्रोमोसोम की संख्या आपको डॉटर सेल्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, समसूत्री विभाजन होगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अर्धसूत्री के विभाजन पर। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है, कितनी बनेगी, पर 4 बनेगी, ठीक है। उसमें भी यही होगा, पेरेंट सेल डिवाइड होकर के पहले 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, फिर ये 2 डॉटर सेल्स जो है वो डिवाइड होंगी और 2 फिर वापस से क्या होंगी, डॉटर सेल्स बना देंगे। तो इसको बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन या माइटोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में 4 सेल्स बनती है, पर जैसे एक सेल से 4 सेल्स बन रही है, पर इसमें 2 स्टेजेस में इसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है सबसे पहले, जिसमें एक पेरेंट सेल जो होती है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, फिर डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होती है, तो डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होने को बोलते हैं हम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन में आप नाम से स्पष्ट है, अर्धसूत्री अर्थात क्रोमोसोम की संख्या जो है डॉटर सेल में आधी हो जाएगी। जो पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम जो है उसकी संख्या आधी हो जाती है। किससे आधी हो जाएगी, पेरेंट सेल से, ठीक है, जो जिससे वो सेल्स बनी है उससे आधी संख्या में क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का हमने थोड़ा सा डेफिनेशन देख ली, थोड़ा सा उसमें देख लिया कि कितनी सेल्स का निर्माण होता है, क्रोमोसोम की संख्या किस में समान बनी रहती है और किस में आधी हो जाती है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या आपकी समान रह रही है।
और वहीं अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है कि जो आपकी क्रोमोसोम है उनकी संख्या अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। ठीक है, तो ये दो जो है आपके नाम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक्स में क्या अंतर होता है। बस आपको थोड़ा सा अंतर देख लेना चाहिए इसमें, क्योंकि कोशिका के बारे में है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ना आए तो ये तो बहुत ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को थोड़ा सा देख लेना है, उसका अंतर थोड़े से देख लेने हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, और वहीं यूकैरियोटिक जो देखते हैं हम केंद्रक झिल्ली उपस्थित। सिंपल सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली हमने पहले बताई है आपको, दोहरी परत होती है, छिद्र होते हैं उसमें, कोई जो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। तो इसमें जो है केंद्रक के चारों ओर कोई भी जो झिल्ली होती है वो नहीं होगी। ठीक है, और वही यूकैरियोटिक में देखें तो वो कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिकांग की बात करें, कोशिकांग हम आगे और पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में कि कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं कोशिका में। तो कोशिकांग के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें अनुपस्थित होंगे, एक भी कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाएगा। जो भी काम होगा सारा कुछ कोशिका द्रव्य में कुछ हो जाएगा। ठीक है, वहीं कोशिकांग की उपस्थिति की बात करते हैं हम यूकैरियोटिक में, तो कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिकांग के उदाहरण मैं आपको बताऊंगी आगे कि जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे कोशिकांग के अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक है उससे हम केंद्रकाय बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक ना बोलते हुए हम क्या कहेंगे, उसे केंद्रकाय बोलते हैं। ठीक है, वहीं यूकैरियोटिक में अगर हम देखें तो केंद्रक को हम केंद्रक ही बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर मैंने कोशिका की आपको संरचना बताई है प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगी यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही होगी कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज़ें आपको दिख रही होगी कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम करके बता देते हैं हम, ये देख लीजिए आप, ये आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति है, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी जो गोल गोल राउंड राउंड जो आपको बूंद लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी वो राइबोसोम होंगे, और ये आपका कोशिकाएं भी। ठीक है, जो जिसके आप केंद्रक देख रहे हैं उसके आसपास कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं है। तो ये हो गया आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब नेक्स्ट आता है आपका कोशिका द्रव्यम। Keep watching part 2 of this video.